Very good morning, class 11th. Now I'm going to start new chapter of class 11, that is chapter number 5. और जो चैप्टर नंबर 5 है ये आपके लिए न्यू चैप्टर नहीं है, क्योंकि ये क्लास 9th का भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि क्लास 9th में अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग कहा जाए तो सेकंड चैप्टर था आफ्टर द मोशन। यहाँ पे आपने मोशन से रिलेटेड 2 चैप्टर ऑलरेडी स्टडी कर दिए क्लास 11th में। नाउ अब आपके यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि चैप्टर 5 है। आप ये टॉपिक देख सकते हैं, आपके लिए ये टॉपिक न्यू नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए समझ रिवीजन ही है, इसीलिए आपके इस साल के रिवाइज सिलेबस में ये एज अ रिवीजन ही रखा गया है। आपको इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस इस न्यूमेरिकल में हम इस साल क्या करेंगे, नया वेक्टर फॉर्म जो आपने वेक्टर स्टडी कर लिया उसका कंसेप्ट भी अप्लाई करके डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट बेसिक्स तो वही क्लास 9 के न्यूमेरिकल्स हैं। तो अगेन रिवीजन करते हैं, जैसे कि आपने क्लास 9th में स्टडी किया है। और अगर 9th के स्टूडेंट, अगर 9th में आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल है, उनको भी ये वीडियो आप दिखाएंगे तो ये उनके लिए हेल्पफुल होगा ये चैप्टर पूरा। तो फर्स्ट टॉपिक है फोर्स। तो हमें समझना है व्हाट इज फोर्स। आपने क्लास 9th में स्टडी किया है फोर्स। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक फोर्स है, अगर फोर्स को डिफाइन किया जाए अकॉर्डिंग टू क्लास 9, तो फोर्स क्या होता है। फोर्स इट इज द पुल। पुल मीन्स अपनी तरफ खींचना, और पुश, डोर पे देखा होगा आपने, लिखा होगा पुल मीन्स अपनी तरफ खींचना, पुश मीन्स अपने से अवे। तो इट इज अ पुल और पुश ड्यू टू विच क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो सकता है, यानी बॉडी मोशन में आ सकती है। स्टेट ऑफ मोशन कैन चेंज मीन्स अगर बॉडी मोशन में है तो हो सकता है वो और उसकी स्पीड बढ़ जाए, या हो सकता है वो रेस्ट में आ जाए। एंड डायरेक्शन कैन चेंज ऑल्सो। क्या होगा कि अगर बलून फुल किया है तो उसको अगर आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो अपना शेप चेंज कर सकता है। ऐसे एक वायर को फोर्स लगाएंगे, एक स्प्रिंग पे फोर्स लगाएंगे तो उसकी लेंथ बढ़ सकती है। मीन्स फोर्स की वजह से ये फॉलोइंग चेंजेस होते हैं। क्या, स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, शेप साइज ऑफ बॉडी कैन चेंज। तो क्लियर हो गया फोर्स। और फोर्स को मेजर किस टर्म में किया जाता है, ऐसा यूनिट आपको याद रखनी है, न्यूटन। ओके, ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और 1 न्यूटन की वैल्यू अगर सीजीएस में लिखना हो तो ऐसा यूनिट अगर न्यूटन होती है, ओके, तो 1 एन यानी न्यूटन, अगर हम ये कहें एसआई यूनिट है तो सीजीएस होती है डाइन, DYNE, ये होता है 10 की पावर 5 डाइन। कैसे, क्योंकि न्यूटन तब होती है जब हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के टर्म में, मास केजी और एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से क्या होगा कि आपने स्टडी किया है फॉर्मूला क्लास 9th में F=ma, जो कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम स्टडी करेंगे दोबारा। तो ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 न्यूटन कहते हैं। अब जब केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में और सेकंड टू सेकंड में ही होता है सीजीएस में, देन वी गेट 10 की पावर 5। तो 1 न्यूटन कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। तो क्लियर हो गया फोर्स। अच्छा, क्लास 9 में बैलेंस अनबैलेंस फोर्स स्टडी की। मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट है और मैं फोर्स इधर से लगा रहा हूँ, इधर से लगा रहा हूँ, दोनों फोर्स इक्वल है, सेम लाइन ऑफ एक्शन है, यानी इसकी भी लाइन यही है और मेरी इसकी भी लाइन सेम है। तो इधर से भी 2 न्यूटन, इधर से भी 2 न्यूटन, तो क्या हुआ, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो ये बैलेंस फोर्स। लेकिन अगर इधर 4 न्यूटन और इधर 2 न्यूटन तो क्या होगा, नेट फोर्स। तो 4 - 2 दैट इज इफेक्टिवली 2 न्यूटन का फोर्स आएगा, वो अनबैलेंस फोर्स हो जाएगी। ये भी क्लास 9 में स्टडी किया था आपने। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा, इनर्शिया। तो व्हाट इज इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। okay, it is the property of body by virtue of it opposes any change in state of rest और motion और डायरेक्शन। मीन्स अगर मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मेरा कुछ मास है, मैं अगर मेरा मास ज़्यादा है, मैं थोड़ा ज़्यादा हैवी हूँ, मेरा वजन काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या मेरे स्टेट ऑफ रेस्ट को आप इजीली चेंज कर पाएंगे, यानी मुझे पुश करके क्या रेस्ट से मोशन में ले आ पाएंगे, नहीं ना, इतना आसान नहीं होगा। तो मेरी प्रॉपर्टी है कि मैं मेरे ऊपर हो रहे चेंज को अपोज करूँ। अगर मैं रेस्ट में हूँ तो मैं रेस्ट में रहना चाहता हूँ, अगर मुझे कोई मोशन में लाना चाहेगा मैं उसको अपोज करूंगा। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी अगर आप रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेंगे, अगर आप मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में रहना चाहेंगे, और अगर आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगे। और अगर आपको ये चेंज करना होगा तो आपको उसके लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी हो चुकी है। दैट टेंडेंसी ऑफ बॉडी, दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया एंड इट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स inertia is directly proportional to the mass of the body. Okay, ये है टॉपिक आपका। नाउ नेक्स्ट, इनर्शिया भी 3 टाइप की होती हैं, जैसा भी आपको पता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एग्जांपल देते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल क्या है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में, जैसे ट्री है, मैंगो लगे हुए रेस्ट में, अपने आप तो मूव नहीं कर रहे, हवा से मूव करेंगे तो करेंगे।
अभी विंड नहीं चल रही, एयर नहीं है, तो रेस्ट में, और आप चाहते हो उस मैंगो को तोड़ना, तो क्या करेंगे, ब्रांच तो बहुत दूर है आपके हाथ में, तो आप ब्रांच को सेक करेंगे तो क्या होता है, सडनली क्या होता है, ब्रांच मोशन में रहता है और मैंगो की टेंडेंसी थी रेस्ट में, तो उसे डिटैच हो जाता है और नीचे गिर जाता है और आप कैच कर लेते हो, तो वो इनिशिया और रेस्ट की वजह से फॉल डाउन। और भी एग्जांपल है, जैसे आपका कारपेट है, डस्ट स्टिक कर जाती है, तो आप डस्ट उसमें चिपक जाती है, तो आप जब डंडे से हिट करते हैं उसको, तो कारपेट तो सडनली मोशन में आ जाता है, बट जो डस्ट की टेंडेंसी थी रेस्ट में रहने की, उस वजह से वो फॉल डाउन और डस्ट उस कारपेट से रिमूव हो जाता है। तो ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं ना। और भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बाद इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की इनर्शिया ऑफ मोशन पे आते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल समझते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन है क्या, आप कंटिन्यूसली मोशन में, लेट की बाइक से मूव कर रहे हैं आप और आपका फ्रेंड, और कंटिन्यूस मोशन में आपकी स्पीड 60 की स्पीड है, ठीक है, तो सडनली कुछ कोई आता है तो आप ब्रेक लगाएंगे, तो क्या होगा, आपका फ्रेंड जो पीछे की तरफ थोड़ा आगे की तरफ आता है, इट फॉल फॉरवर्ड बिकॉज उसकी टेंडेंसी बनी हुई थी आगे जाने की, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से इट विल फॉल फॉरवर्ड। ओके, तो आपने सुना होगा, आपने क्लास 9 में स्टडी किया होगा कि बस के ऊपर जो लगेज होता है उसको टाइप करके बांध के रखा जाता है। क्यों, अचानक से बस चल रही है, मान लो 80 की स्पीड चल रही है और सडनली सामने वाला साइकिल वाला आ गया, उसको बचाने के लिए ब्रेक तो लगा दिया, ब्रेक लगा, लेकिन क्या हुआ, अगर लगेज टाइप नहीं कर, लगेज ही साइकिल वाले पे गिर जाएगा, बेचारा तो गया। दैट मीन्स इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो लगेज विल फॉल फॉरवर्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लगेज को बांध के रखना पड़ेगा। क्लियर, और हमें भी स्ट्रांगली कोई चीज सीट वगैरह पकड़ के रखनी पड़ेगी, कहीं ब्रेक लगा तो हमारा फेस आगे की सीट से ना टकराए, हमें इंजरी ना हो। क्लियर, तो ये सब फिजिक्स आपके डेली लाइफ में यूज होती है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे आ जाते हैं। डायरेक्शन मीन्स आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस में बैठे हैं और बस ने सडनली शार्प टर्न लिया, तो आप जो कर्वेचर पार्ट है उसका आउटवर्ड की तरफ फॉल करते हैं। आपने फेस किया कि हम आउटवर्ड की तरफ फॉल करते हैं, यानी ऐसे बस जा रही, इधर टर्न लिया, हम ऐसे गिरते हैं, है ना, बहुत शार्प टर्न लिया, तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से इट विल फॉल आउटवर्ड ऑफ दैट सर्कुलर कर्व पाथ। ठीक है, तो दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और अब आ जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, यस आप इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट है वो इनर्शिया के स्टेटमेंट से मैच करता है। कंसेप्ट बिल्कुल वही है। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, और अगर बॉडी कोई मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाहेगी तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। मीन्स इफ अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन और moving in a particular direction will remain in that condition or state until or unless it is compelled by some external force. Clear? ये है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट, जो कि इनर्शिया से मैच करता है, क्योंकि इनर्शिया की प्रॉपर्टी बॉडी की कि अगर रेस्ट में रहना चाहिए तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में रहना चाहिए तो मोशन में रहना चाहिए, तो मैच कर रहा है। दैट व्हाट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया आल्सो। ना मोमेंटम, आपको पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले मोमेंटम समझना जरूरी है। फिलहाल आपको बता दें, सिर्फ मोमेंटम नहीं कहेंगे, क्योंकि आगे मोमेंटम भी दो तरीके से आएंगे, लीनियर मोमेंटम। तो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम इज स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द, यानी लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और इट इज आल्सो डिफाइंड एज द एबिलिटी क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन द बॉडी, बॉडी है तो मास होगा, और मोशन है तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी होगी। मींस क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन द बॉडी इज आल्सो नोन एज मोमेंटम, एंड इट इज मेजर्ड न्यूमेरिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, यूनिट आपको पता है, मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, बट क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी तो एरो लगाएंगे, ठीक, और यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी लीनियर मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर के, यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड। तो ये लीनियर मोमेंटम है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो लीनियर मोमेंटम जीरो होगा। क्लियर? तो ये लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट है। अगर किसी कोई बॉडी मूव कर रही है और मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने पे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, और अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, तो अब इस पे ही बेस आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो आ जाते हैं हम सेकेंड टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे, सेकेंड लास्ट टॉपिक पे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? मीन्स अगर कोई बॉडी है ये एम मास की और रेस्ट पे, चलो रेस्ट नहीं तो कंडीशन मान लेते इनिशियली यू वेलोसिटी है, और आपने फोर्स एफ अप्लाई किया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो क्या हुआ कि वेलोसिटी यू से इंक्रीज होकर वी हो गई, बॉडी का मास वही रहा। तो आपने ये जो फोर्स लगाया फॉर टाइम टी टाइम के लिए फोर्स लगाया, तो इस टाइम टी में
2 सेकंड के लिए अगर फोर्स लगाया, t सेकंड के लिए फोर्स लगाया तो मोमेंटम चेंज हुआ। तो चेंज मोमेंटम क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम हुआ आपका दैट इज फाइनल mv माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, या आप वेक्टर फॉर्म में लिखे तो डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू mv वेक्टर माइनस mu वेक्टर। यहाँ डायरेक्शन का ध्यान रखना है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन है तो वेलोसिटी प्लस, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो अगर इस वाले को प्लस लेंगे तो उसके अपोजिट वाले को क्या लेंगे? माइनस लेंगे। ये ध्यान रखना है न्यूमेरिकल में आपको। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और टाइम टी, तो ये जो चेंज आया वो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में है। चलो टाइम टी के डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, तो ये टाइम इंटरवल है। तो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? अगर डेल्टा टी टाइम में इतना चेंज आया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, एंड दैट इज मेजर ऑफ फोर्स। So according to second law of motion, the rate of change of momentum of the body is directly proportional to the force applied on the body. यानी मोमेंटम में किस रेट से चेंज आ रहा है, यानी एक सेकंड में कितना चेंज आ रहा है मोमेंटम में, वो डिपेंड करता है कि बॉडी पे फोर्स कितना लगाया है। एंड जो चेंज होता है वो अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स होता है। दैट इज स्टेटमेंट। अब आप रेफरेंस बुक से भी इसकी स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं या समझ करके अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो अगर हम डेल्टा पी लिखें, मास कॉमन ले लें तो v माइनस यू और डेल्टा टी, या टाइम ले लें एम वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, यानी एम इज इक्वल टू एफ, यानी एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए आपका क्या आ गया? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला, यानी एफ इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला किसका है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है। तो ये सब आपने क्लास 9th में स्टडी किया है, यहाँ पे दोबारा आप रिवाइज कर रहे हैं। थर्ड लॉ, वेरी सिंपल, वेरी इजी। व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। ध्यान रखना है एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडी पे होता है। जैसे मैंने इस मार्कर से बोर्ड को हिट किया तो मार्कर ने एक्शन किया और ये बोर्ड से रिएक्शन मिला। तो फॉर एवरी एक्शन, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स अगर ये फ्लोर है तो आपका जो वेट हो गया वो समझ लो वेट mg होता है, एक्सेलरेशन में जी ले लेंगे। तो वेट अगर आपका एक्शन हो गया तो इस फ्लोर से आपको रिएक्शन से मिल रहा है तो आप रेस्ट में, एक्शन का रिएक्शन। अगर रिएक्शन ज़्यादा हुआ तो आप ऊपर की जंप करेंगे। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पे, एक्शन हो रहा है फ्लोर पे और रिएक्शन मिल रहा है इस पर्सन को, ठीक है। या हम कह सकते हैं दो ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक 1 है, एक ये ब्लॉक 2 है। ये एक्शन हुआ तो वापस रिएक्शन, एक्शन हुआ 2 पे 1 वाले ने लगाया और रिएक्शन वाला 1 वाले पे 2 ने लगाया। तो डायरेक्शन अपोजिट है, वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। अगर F21 वेक्टर की डायरेक्शन ये है और F12 किधर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस साइन लगा देंगे। क्लियर? अगर ये एक्स एक्सिस है तो प्लस आई कैप लेंगे, तो माइनस आई एक्स एक्सिस क्या होगा? माइनस आई कैप होगा। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। और ध्यान क्या रखना है, एक्शन रिएक्शन 2 डिफरेंट बॉडी पे हो रही है और इसी पे आगे की फिजिक्स है। रिएक्शन हमें फाइंड करना होगा क्योंकि रिएक्शन पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स, जो कि आपने क्लास 8 में भी स्टडी किया और 9th में भी स्टडी किया और यहाँ भी स्टडी करेंगे। तो ये रिवीजन था आपका क्लास 9th में जो टॉपिक आपने स्टडी किया था। ओके, अब आएंगे इसके न्यूमेरिकल्स में, वो भी 11th क्लास लेवल। बाकी क्लास 9 में तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है ना। यहाँ 11th क्लास के भी न्यूमेरिकल होंगे। पहले हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।